एंशिएंट बंगाल, मुगल अंपायर, ब्रिटिश राज, 3000 साल की टेक्सटाइल लीजेसी और आज अनस्टेबल गवर्नमेंट, सड़कों पर प्रोटेस्ट, रेडिकलाइजेशन का डर, इन सब प्रेशर के बीच खड़ी है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जारा, एडिडास, नाइकी, लिवाइस जैसे बड़े बड़े ब्रांड अपना प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से मैन्युफैक्चर करवाते हैं और इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बांग्लादेश में 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बांग्लादेश का 1980 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बस $1 बिलियन का था। 2023 तक ये बढ़कर $47 बिलियन तक हो गया था। लेकिन आज के समय में बांग्लादेश में 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गए और इन बड़े ब्रांड्स की नजर अब दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट करने का है। सवाल सिंपल है, क्या ये टेक्सटाइल एम्पायर बचेगा या हिस्ट्री फिर रिपीट होगा? इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के बारे में। आइए चलते हैं इस इंडस्ट्री के इतिहास के रोमांचक सफर पे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं, एक सिविलाइजेशन से होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे 3000 साल पहले से ही कॉटन का वीविंग शुरू हो गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में स्पिंडल होल, लूम वेस्ट और मिले मिले हैं। उस समय कॉटन को करपासा बोला जाता था। बंगाल का सबसे फेमस प्रोडक्ट था अल्ट्रा फाइन मुस्लिन। ढाका, सोनारगांव, राजशाही जैसे एरिया में शीर ट्रांसपेरेंट कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हल्का बनता था, जो पहनने में बहुत ही आरामदायक होता था। और इतना फाइन कपड़े बनने का रीजन था बंगाल का ज्योग्राफिकल एडवांटेज। बंगाल में बहुत से गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े बड़े नदियां बहते थे और वहाँ का जो क्लाइमेट था बहुत ही ह्यूमिड था। वहाँ के हवा में नमी था और जो कॉटन होता था वो स्लो ग्रोथ करता था, जिसके कारण उस फाइबर का क्वालिटी बहुत ही हाई होता था। इसीलिए बंगाल का मुस्लिन कपड़ा पूरी दुनिया में कहीं भी कॉपी नहीं हो सका। एंशिएंट टाइम में बंगाल को बोला जाता था गंगारीदय। ग्रीक ज्योग्राफर पोटलेमी ने लिखा, गंगारीदय का कॉटन दुनिया का सबसे फाइन कॉटन में से एक है और उस समय बंगाल इंटरनेशनल ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ था। रोमन हिस्टोरियन प्लिनी द एल्डर ने कहा, ये कपड़े लग्जरी गुड्स है। बंगाल का कपड़ा मेसोपोटामिया, रोम, इजिप्ट तक एक्सपोर्ट होते थे। 14th सेंचुरी में इबान बतूता बंगाल आए और उन्होंने बंगाल के स्किल्ड आर्टिसियन को देखकर शॉक्ड हुए और ये कपड़े सिल्क रूट से मोरक्को और यूरोप तक गए। बंगाल का टेक्सटाइल कोई मॉडर्न फैक्ट्री का रिजल्ट नहीं, ये ज्योग्राफी, क्लाइमेट और स्किल का मिक्सअप था जो 3000 साल पहले शुरू हुआ। अब बात करेंगे मुगल पीरियड, जो बंगाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड था। 16th सेंचुरी में बंगाल मुगल एम्पायर के कब्जे में आ गया और ढाका को मुगल बंगाल का कैपिटल बनाया और वहाँ पे 80,000 से ज्यादा बुनकर काम करते थे। मुस्लिम कपड़े के जो सबसे बेहतर क्वालिटी का कपड़ा था वो था मुलमुल खास। इसके कपड़े सिर्फ बड़े बड़े राजा, महाराजा और इलीट क्लास के लोगों के लिए बनाया जाता था। एक कपड़े बनाने में 2.5 से 3 महीना का समय लगता था और ये पूरी तरह हाथ से बनाया जाता था और इसका क्वालिटी इतना फाइन और कंफर्टेबल होता था कि राजा महाराजाओं का ये मुलमुल खास पहला पसंद होता था। दूसरा क्वालिटी था सबनम, तीसरा अब ए रवान। और ये मुस्लिम कपड़े के जो ज्यादातर बायर्स होते थे वो मुगल इंपेरर, ओटोमन रॉयल्टी, यूरोपियन इलीट लोग। मुस्लिम सिर्फ कपड़ा नहीं, उस समय स्टेटस का एक सिंबल था। सोने चांदी के तरह इस कपड़े को भी लग्जरी गुड माना जाता था। डिप्लोमेटिक रिलेशन में जब दूसरे देश जाते थे, मुलमुल खास मुस्लिम कपड़ा वो गिफ्ट करते थे। मुगल काल में बुनकर को स्टेट प्रोटेक्शन मिला हुआ था। बुनकर को इंसेंटिव दिए जाते और उनको बिजनेस करने में बहुत ही छूट दिया जाता और एक्सपोर्ट का पॉलिसी भी बहुत ही सरल कर दिया गया था, जिसका परिणाम ये हुआ पूरे वर्ल्ड का 25% टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ बंगाल में होता था और दुनिया के ज्यादातर कंट्री में भारी डिमांड होता था। जब सिस्टम स्टेबल होता है तो इंडस्ट्री अच्छा खासा ग्रोथ करती है। ये मुगल टाइम का एक सबसे बड़ा लेसन था। अब बात करेंगे इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर के बारे में, ब्रिटिश इरा। मुस्लिम के जबरदस्त क्वालिटी और पहनने में आरामदायक होने के कारण ब्रिटेन के बाजार में इंडियन कपड़ा का पकड़ बहुत मजबूत हो गया था। ये बात अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था और मैनचेस्टर में बहुत बड़े मात्रा में मशीन से कपड़े बनाए जाते थे। अंग्रेजों ने 1721 में विदेश से जो आयात कपड़े करते थे उस पे भारी ड्यूटी लगाया। जो बंगाल से कपड़े इंग्लैंड में आयात होता था उस पे 85% ड्यूटी लगा दिया, जिसके कारण बंगाल का कपड़ा का डिमांड ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप में उसका डिमांड खत्म हो गया और मुस्लिम कपड़े का भी एक्सपोर्ट जीरो हो गया। 1757 के बैटल ऑफ पलासी में अंग्रेज जीत जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब यहाँ से शुरू होता है बुनकरों पर अत्याचार और बंगाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बर्बादी। अंग्रेज सबसे पहले फैक्ट्री जबरदस्ती बंद कराया जाता है, नहीं मानने पे उसे तहस नहस कर दिया जाता है और जो बुनकर है उनके माल बहुत ही सस्ते दाम में अंग्रेज को बेचने पर मजबूर किया जाता है। भारत सहित पूरा एशिया के मार्केट में मैनचेस्टर का कपड़ा का मार्केट फैलाना, जिसके कारण ब्रिटिश पूरा सस्ते दामों में
कपड़ा बेचना शुरू करते हैं और इतने सस्ते प्राइस बंगाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉम्पीट नहीं कर पाती है, जिसके कारण बहुत से उद्योग बंद होने लगते हैं और बुनकरें अपना ये काम छोड़कर दूसरे काम की तरफ जाने लगते हैं। जो कपड़े बंगाल से एक्सपोर्ट होता था उस पे भी अंग्रेज ने बहुत ही टाइट रूल कर दिया, जिसके कारण एक्सपोर्ट भी पूरी तरीका से गिर गया। 1770 में बंगाल में भूखमरी आया। एक डाटा के अनुसार लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। उसमें बुनकर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारीगर का भी अच्छा खासा तादाद था। इसका प्रभाव बंगाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ये पड़ा कि 1800 आते आते मुस्लिम का प्रोडक्शन ऑफिशियली पूरी तरीका से बंद हो गया था। फूती करपासा का भी काम पूरी तरीका से खत्म ही हो गया था। और एक बात यह भी कहा जाता है कि अंग्रेज बुनकरों के प्रति इतना वो क्रूर हो गया था, कोई भी कारीगर उसे बंगाल में कपड़े बनाए हुए दिखाई देता तो उसका अंगूठा तक काट देता था। इसके कारण ये जो बनाने का स्किल था पूरा जनरेशन तक का खत्म हो गया। बंगाल के किसानों को सिर्फ रॉ कॉटन उपजाने के लिए बोला जाता और उनसे बहुत ही सस्ते दाम में उनका फसल खरीदा जाता। इतना बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद बंगाल सिर्फ रॉ कॉटन बेचने वाला स्टेट बन गया और ओवरऑल परिणाम ये हुआ कि एक समय जहां बंगाल पूरे वर्ल्ड का 25% मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में होता था, वो गिरकर सिर्फ 2% रह गया। 1830 तक कलकत्ता सहित आधे से ज्यादा इंडिया में ब्रिटिश के कपड़े से बाजार भर गए। लोकल हैंडलूम और बंगाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस प्राइस को कॉम्पीट नहीं कर पाया, जिसके कारण फैक्ट्रियां बंद होने लगी। जो बुनकर और कारीगर थे वो दूसरे काम करने लगे, जैसे फार्मिंग, कूली, मजदूरी जैसे कामों पर शिफ्ट हो गए। अब करेंगे आजादी के दौर की बात। जब देश में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो बंगाल टेक्सटाइल को वहां पे थोड़ा सा बूस्ट मिला था। बंटवारा के बाद 1950 में ढाका, सोनारगांव, नारायणगंज जैसे एरिया ईस्ट पाकिस्तान में चले जाते हैं और बहुत से स्किल्ड लेबर माइग्रेट कर जाता है। 1960 में ढाका और नारायणगंज एरिया में कुछ स्मॉल गारमेंट यूनिट्स बने। ये मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट ही कवर कर पाते थे। 1960 में रिजा गारमेंट्स ने एक्सपोर्ट क्वालिटी RMG कपड़े बनाने शुरू किए, मतलब रेडीमेड गारमेंट्स, और पहली बार बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। 1971 तक लगभग $1 मिलियन से कुछ कम ही का एक्सपोर्ट कर पाए। इसका सबसे बड़ा कारण था वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट पॉलिसी कंट्रोल वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में था। बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो था वो यूज नहीं कर पाया। फिर 1971 में बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में लिबरेशन वार छिड़ जाता है, जिससे वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचता है। बहुत से फैक्ट्री जला दिए जाते हैं और बहुत से लेबर वीवर माइग्रेट कर जाता है। बांग्लादेश जब आजाद होता है तो 1972 में मुजीब गवर्नमेंट वहां का सत्ता हाथ में लेता है और 85% टेक्सटाइल मिल को नेशनलाइज कर बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल कॉर्पोरेशन को सौंप देता है। लेकिन जो मिल नेशनलाइज हुआ था वो बहुत ही इनएफिशिएंट रहे। पुराने मशीन थे जिसका प्रोडक्टिविटी बहुत लो था और इस पीरियड में RMG पर जो टेक्नोलॉजी और ग्रोथ होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया था। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। 1978 में देश गारमेंट ने साउथ कोरिया की कंपनी देवो के साथ ज्वाइंट वेंचर करता है। 130 बांग्लादेशी वर्कर साउथ कोरिया जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। वहां पे उनको देवो कंपनी कटिंग, स्विमिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा बनाना और एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस सिखाते हैं। ये वर्कर जब ट्रेन होकर बांग्लादेश आते हैं वो बहुत से फैक्ट्रिया में जाकर लोगों का स्किल डेवलप करता है और ट्रेनिंग देता है, स्किल स्प्रेड करता है। उससे वो बाद में जाके रेडीमेड गारमेंट्स में बूम के लिए बेस बनाता है। 1982 में बांग्लादेश गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाता है। जितने भी नेशनलाइज्ड टेक्सटाइल मिल और जूट मिल होते हैं सभी को प्राइवेटाइज करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट के लिए अलाउ करता है। 1980 में पहला चिटगोंग में एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन बनकर तैयार होता है। उसके बाद फिर ढाका में EPZ बनाया जाता है और यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को टैक्स इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। और यूरोप जैसे मार्केट में मल्टी फाइबर एग्रीमेंट होता है जिसमें इंडिया, चाइना जैसे कंट्री पे टेक्सटाइल इंपोर्ट करने पे एक कोटा होता है, यानी इतना से ज्यादा आप अमेरिका और यूरोप के मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश को इसमें छूट मिला हुआ था, वो जितना चाहे उतना यूरोप और अमेरिका मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकता था और इस प्रेफरेंस को बांग्लादेश ने बहुत ही एग्रेसिवली यूज किया। 1980 तक जहां RMG इंडस्ट्री कुछ ही दर्जन थे, वो 500 से ज्यादा इंडस्ट्री खुल गए और 1980 के आसपास लगभग $1 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बांग्लादेश कर दिया था। बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगातार ग्रोथ जारी रखा और लगातार 4 से 4.5 हजार फैक्ट्रियां वहां पे खुल गए थे और लगभग 4 मिलियन लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी महिलाओं लोग का है। लेकिन दोस्तों जितना स्पीड से फैक्ट्री खुल रहा था उसमें कुछ इशू भी था।
इसमें वर्कर को लो वेजेस मिल रहा था, ज्यादा समय तक काम लिया जाता था और सेफ्टी इशू भी था। 2013 में टेक्सटाइल हब राना प्लाजा में आग लग जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बांग्लादेश सरकार सेफ्टी पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और सभी फैक्ट्रियां को सेफ्टी मजबूत करने के लिए बोला जाता है और जो फैक्ट्री सेफ्टी पैरामीटर ठीक नहीं रख पा रहे थे उसको सीधा बंद कर दिया जा रहा था। जब हजारों फैक्ट्रियां अपग्रेड हुआ तब विदेशी इन्वेस्टर का भरोसा हुआ। 2023 आते आते बांग्लादेश में कुल 4,500 से ज्यादा फैक्ट्रियां खुल चुका था और लगभग 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। और इसमें एक अनोखी बात दोस्तों ये है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट था इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं का है। 2023 WTO बांग्लादेश के डाटा के हिसाब से $47 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जो चाइना के बाद दूसरा नंबर पे था और बांग्लादेश 2023 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन चुका था। 2024 में बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वहां का गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाता है। पीएम के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट करते हैं जिसके कारण बहुत से लोग सड़क पे आ जाते हैं, जिसके कारण वहां के पीएम देश छोड़कर भाग जाती है। वहां का गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाता है, लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं और जो रेडिकल्स ग्रुप होता है वो पूरा बांग्लादेश पे हावी हो जाता है, जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक क्राइसिस भी पैदा होता है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शॉक लगता है। एनर्जी महंगा होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। इस स्थिति के कारण जो बड़े बड़े ब्रांड बांग्लादेश में अपने कपड़े बनवाते थे वो अब उन्हें बांग्लादेश अब इनसिक्योर लगने लगा है। वो अपना ऑर्डर इंडिया और वियतनाम जैसे कंट्री पे शिफ्ट कर रहे हैं और ऐसे हिंसा घटना के कारण बांग्लादेश में अब तक 500 से ज्यादा फैक्ट्री बंद हो चुका है और जो RMG का एक्सपोर्ट है वो लगभग 30% गिर चुका है। दोस्तों अगर बांग्लादेश की हालत नहीं सुधरा तो बांग्लादेश $1 बिलियन का इंडस्ट्री है, इसे बहुत ही झटका लगेगा। वहां के बहुत से फैक्ट्री पर बंद होने का खतरा मंडराएगा और लाखों जॉब पर आफत आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।